नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। आज फिर हम एक बार नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब कि कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे फिल्टर हो रही है। फिल्ट्रेशन से हम समझ पा रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे फिल्टर हो रही है। तो दोस्तों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब कि यहाँ पे सेलेक्टिव चीज़ें ही फिल्टर हो रही हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में कहाँ होता है। ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है दोस्तों। फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में कहाँ होता है? फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में होता है किडनी में, जैसा कि आप सब जानते हैं। और जो वहाँ पे बेसिक यूनिट है किडनी की, जहाँ पे एक्चुअल में फिल्ट्रेशन होता है, वो है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का दोस्तों मैंने वो पार्ट से बनाया है जिसमें सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो दोस्तों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज टू बोवेंस कैप्सूल। दोस्तों, एक बार ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये नेफ्रॉन का वो पार्ट है। नेफ्रॉन ये पूरा नेफ्रॉन मैंने नहीं बनाया। नेफ्रॉन का वो से पार्ट है जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो कोई एफरेंट एट्रियोल आ रही है जो बना ग्लोमेरुल में आ रही है, जो बना रही है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। कैपिलरीज के बाद जो फिर से कंबाइंड होकर निकल रही है वेन के रूप में, वो है एफरेंट एट्रियोल। यानी कि जो आ रही है वो एफरेंट एट्रियोल है और जो जा रही है वो इफरेंट एट्रियोल है। और जो बीच में है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बना रही है उसे, जो ग्लोमेरुल में है, और वो बना रही है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। कैपिलरीज का मतलब दोस्तों ब्लड वेसल्स का जो फाइन नेटवर्क होता है वो कैपिलरीज कहलाता है। तो यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ये बोवेंस कैप्सूल है, ये एफरेंट एट्रियोल है, ये इफरेंट एट्रियोल है, ये है बोवेंस कैप्सूल, ये है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो नेफ्रॉन को पूरा कवर किए रहती हैं, ताकि जो भी यहाँ से सिक्रीट हो, यहाँ से जो बाहर निकले, वो इन कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब हो सके। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बनाया है। और यहाँ पे जो होता है एक्चुअल साइड जो है वो बोवेंस कैप्सूल में और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज टू बोवेंस कैप्सूल कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसी को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोस्तों। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, ये फिल्टर होने के लिए, जब ये फिल्टर होता है तो कुछ मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आता है दोस्तों। ये कुछ मेम्ब्रेन्स हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली मेम्ब्रेन जो होगी वो होगी एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। उसके बाद जो बीच में है दोस्तों वो कहलाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो थर्ड मेम्ब्रेन है, यानी कि बोवेंस कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है, वो कहलाएगी एपिथेलियम ऑफ बोवेंस कैप्सूल। यानी कि इसमें 3 लेयर्स हैं। एक बार लिख के देख लेते हैं हम लोग। जो पहली लेयर है वो कहलाएगी एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। दूसरी है एपिथेलियम ऑफ बोवेंस कैप्सूल। और जो तीसरी लेयर है दोस्तों वो कहलाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोस्तों, इनमें कोई बहुत ज़्यादा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्हीं के नाम पे ये डिराइव हुई है। जो पहली लेयर है एंडोथेलियम लेयर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये जो यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, इन्हीं की जो एंडोथेलियम लेयर है, पहली लेयर वो है। दूसरी लेयर जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की ये लेयर है, जिसे हम कहते हैं एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर, एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। और जो तीसरी लेयर है वो है इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट का मतलब बीच का। तो ये 3 लेयर है जिन्हें पार करके प्लाज्मा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बोवेंस कैप्सूल में आता है। तो ये 3 लेयर है जिन्हें ब्लड प्लाज्मा को पार करना होता है। तो दोस्तों, जो ब्लड प्लाज्मा यहाँ पे फिल्टर होके आता है, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब दोस्तों होता है कि यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ें ही फिल्टर हो रही हैं, बाकी की चीज़ें यहीं पर रुक जा रही हैं। जैसे कि जितने भी ब्लड कैप्सूल्स होंगी, ब्लड सेल्स जो होंगी, जैसे WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, ये सब यहीं पर रुक जाएंगी, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है
वो ज़्यादा है, और यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं वो उनके मॉलिकुलर वेट के कंपैरिजन में बहुत छोटी हैं, जिसकी वजह से वो छन नहीं पाती यहाँ पे। दोस्तों जैसे छन्नी होती है चाय छानने की, तो उसमें सिर्फ लिक्विड मटेरियल नीचे गिर जाता है और जो सॉलिड या फिर जो बड़ा पार्टिकल्स रहते हैं वो ऊपर ही रुक जाते हैं। तो वैसा ही सेम प्रोसेस यहाँ पे है, सीविंग प्रॉपर्टी यहाँ भी है, बाकी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। थोड़ा प्रेशर लगता है और सीविंग प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों यहाँ की जो सेल्स है ना, वो कुछ ऐसे मैनर में अरेंज है कि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रह जाता है, बिल्कुल माइन्यूट सा। वही स्पेस की जो होता है ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होके कहाँ पे आता है, बोमेन्स कैप्सूल में। दोस्तों यहाँ की जो सेल्स होगी उन्हें हम कहेंगे पोडोसाइट्स, और ये पोडोसाइट्स होगी वो इंटरिकेट मैनर में अरेंज होगी, यानी कि ऐसे मैनर में अरेंज होंगी ताकि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छूट जाए, जो फिल्ट्रेशन स्लिट कहलाता है। और उसी फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू जो यहाँ पे प्लाज्मा फिल्टर होके आ रहा है, उसी फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू बोमेन्स कैप्सूल में आएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होके आ रहा है, उसका जो कंपोजिशन है, जो फ्लूइड यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है, उसका जो कंपोजिशन है वो सेम प्लाज्मा का है, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। जो ब्लड का ही कंपोनेंट प्लाज्मा है। ब्लड में दोस्तों कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो ब्लड कैप्सूल्स और दूसरा प्लाज्मा। तो ब्लड कैप्सूल्स जो होती हैं वो लगभग 45% कंस्टिट्यूट करती हैं ब्लड का, और जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो 55% कंस्टिट्यूट करता है ब्लड का। तो जो ब्लड प्लाज्मा है वो सिमिलर है ब्लड, यहाँ पे जो प्लाज्मा है फिल्टर होके जो आ रहा है वो सिमिलर है ब्लड प्लाज्मा से, एक्सेप्ट सम प्रोटीन जिनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है और यहाँ पे छन नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा फिल्टर होके आएगा उनमें वो प्रोटीन्स नहीं होंगी, वो यहीं पे रुक जाएंगी क्योंकि उनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है। और यहाँ पे जो ये स्पेसेस हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, इनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, वो इनकी आ नहीं पाती, इनसे इंटर करके पास नहीं हो पाती। तो यही वजह है कि यहाँ पे जो प्लाज्मा का नेचर है वो उस ब्लड वाले प्लाज्मा से थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ किसमें, जो प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़कर बाकी सारा कंपोजिशन प्लाज्मा का वही है। और अब इस प्लाज्मा क्या होगा दोस्तों, जो यहाँ पे प्लाज्मा फिल्टर होके आ रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड्स होंगी, वो एमिनो एसिड्स जिनका मॉलिकुलर वेट कम है, बहुत कम है, जो इन फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू यहाँ पे पास होके आ सकती हैं, उन्हीं वही सिर्फ यहाँ पे आएंगे एमिनो एसिड्स। दूसरा क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तीसरा क्या होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, जो कि वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होना है, यूरिया और यूरिक एसिड का। तो यहाँ पे ये चीज़ें फिल्टर होके आ गई दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस था दोस्तों वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ कि जो ब्लड है वो फिल्टर होके आया प्लाज्मा के रूप में। यहाँ पे ब्लड कैप्सूल्स जो थी वो यहीं रुक गई और प्लाज्मा सिर्फ बोमेन्स कैप्सूल में आया, ये बाकी पार्ट नेफ्रॉन के बाकी पार्ट्स में आया। तो यहाँ पे से ब्लड प्लाज्मा आया, बाकी की पार्ट्स जो भी हैं वो यहीं रुक गए। दोस्तों इसमें कुछ प्रेशर्स लगते हैं, प्रेशर्स जिनकी वजह से ब्लड जो है वो फिल्टर होके नीचे आ पाता है। दोस्तों ये बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस एक बार केवल आप समझ लीजिए, दोबारा समझने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दोस्तों। और अब इसमें जो कुछ ड्राइविंग फोर्स लगेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों एक बार रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन देख लेते हैं। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जो यहाँ पे कंपोनेंट फिल्टर रह के आएंगे, जैसे कुछ आयंस भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से ये रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि उन्हें एक्सक्रीट नहीं होना है। जैसे ग्लूकोज है, सोडियम पोटेशियम आयन, ये सब भी कुछ यहाँ पे फिल्टर होके आ जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो वो फिर से यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि उनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत है, वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है हमारी बॉडी के लिए। और यहाँ पे जो कुछ चीज़ें यहाँ से नहीं छन पाती, यहाँ से जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, वो यहाँ आती हैं, आगे आती हैं पेरिटुबुलर कैपिलरीज में, उनसे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाती हैं और फिर से उन्हें नेफ्रॉन क्या करता है, डिफ्यूज़न के थ्रू वो कंपोनेंट फिर से नेफ्रॉन में आ जाते हैं और वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे इनमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो पा रहा है।
तो देखते हैं आगे दोस्तों। 3 लेयर्स होती हैं, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच की। दोस्तों ये बोमेंस कैप्सूल जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, उन्हीं के नाम पे बोमेंस कैप्सूल का नाम पड़ा, उनका नाम था बोमेंस। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों 3 फोर्सेस लगते हैं जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। तो पहला फोर्स है ग्लोमेरुलर फोर्स या फिर पहला फोर्स है दोस्तों ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पहला है। दूसरा है दोस्तों ऑस्मोटिक फोर्स, ऑस्मोटिक प्रेशर। और तीसरा है दोस्तों फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दोस्तों ये 3 फोर्सेस हैं जो लगते हैं तो ब्लड फिल्टर होता है। दोस्तों ये जो पहला प्रेशर है ये क्या है, सपोर्टिंग प्रेशर है फिल्ट्रेशन के लिए, और ये दोनों जो हैं वो अपोजिंग, यानी कि इसका प्रेस क्या कहते हैं, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसका अपोज करेंगे। ये सिर्फ सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग, और ये दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, उसका अपोज करते हैं, अपोजिंग प्रेशर है। ये दोनों अपोजिंग प्रेशर है, और ये जो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये क्या है, सपोर्टिंग प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन के लिए हेल्पफुल है। तो देखते हैं कैसे कैसे ये लगते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं दोस्तों। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं इसे, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल है, इतना ही पार्ट बना रहा हूं दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये एफरेंट एट्रियोल आ रही है, यहाँ पे कैपिलरीज बना रही है। उसके बाद फिर से ये जो है वो एफरेंट एट्रियोल के रूप में निकल जा रही है। दोस्तों देखिए ये जो एफरेंट एट्रियोल आ रही है इसका डायमीटर देखिए, और ये जो एफरेंट एट्रियोल जा रही है इसका डायमीटर देखिए। इन दोनों के डायमीटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी कि इसका डायमीटर, इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा है और ये थोड़ा पतली है, ये ज़्यादा मोटी है, यानी कि यहाँ से ज़्यादा ब्लड यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ ये पतली है इसलिए यहाँ पे ब्लड कम जा पा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ब्लड रुक जाएगा और वही ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा, और उसी को दोस्तों कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे आ तो रहा है फुल प्रेशर में, लेकिन आगे जा कम पा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दोस्तों ये होता है लगभग 60 mmHg के आसपास, ये होता है 60 mmHg के आसपास। दोस्तों यही है मेजर फोर्स किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। दोस्तों जो फिल्टर होके यहाँ पे सब्सटेंस आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहा जाता है। जो यहाँ पे सब्सटेंस फिल्टर होके आ रहे हैं, यानी कि जो प्लाज्मा आ रहा है, ब्लड प्लाज्मा, उसे कहा जाएगा फिल्ट्रेट। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेट मूव कर पाएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बोमेंस कैप्सूल की तरफ। पहला प्रेशर तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा प्रेशर क्या होगा दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर।
दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि जो लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, बड़े साइज के होंगे, वो यहाँ पे रुक जाएंगे और जो पतले बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे वही फिल्टर होके बॉमेस कैप्सूल में आ पाएंगे। तो ऑस्मोसिस का मतलब हम लोग जानते हैं दोस्तों, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन यहाँ पे हायर है क्योंकि यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे जो है वो क्या है, वो प्रेशर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है दोस्तों बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पे क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से यहाँ का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉमेस कैप्सूल। यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो हम ऑस्मोसिस में जानते हैं जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ से पार्टिकल मूव करेंगे किधर को, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ को मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो सपोर्टिंग था, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट बन रहा था, फिल्ट्रेशन हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन का अपोज करने लगा। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया है अब वो इधर को जाने लगा। लेकिन ये दोस्तों कितना होता है, ये सिर्फ 15 mmHg होता है, mmHg। ये कितना होता है दोस्तों, 15 mmHg होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है। ये दूसरा प्रेशर हो गया दोस्तों। अब आता है तीसरा, फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दोस्तों यहाँ से जब फिल्टर होके ब्लड आता रहेगा, प्लाज्मा आता रहेगा, तो एक कंडीशन ऐसी आई कि यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा प्लाज्मा। तो क्या करेगा, इधर से फोर्स एक्सर्ट करेगा, किधर को, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की तरफ को। यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है। तो यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो क्या करेगा, फिर ये जो प्लाज्मा है वो सिंपली इधर से इधर को मूव करने लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो दोस्तों ये भी देखिए, ये भी क्या है, अपोजिंग प्रेशर है। किसका अपोज कर रहा है, फिल्ट्रेशन का अपोज कर रहा है। ये भी अपोजिंग प्रेशर है, ये फिल्ट्रेशन का अपोज कर रहा है। और ये होता है दोस्तों लगभग 29 mmHg। तो दोस्तों 3 तरह के प्रेशर हमने पढ़े। पहला था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तीसरा था ऑस्मोटिक प्रेशर और चौथा था फिल्ट्रेशन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था वो 60 mmHg था, ऑस्मोटिक प्रेशर जो था वो 15 mmHg था, और जो फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो 29 mmHg था। तो दोस्तों ये 3 तरह के प्रेशर थे और ये दोनों जो हैं वो अपोजिंग है, यानी कि अपोज कर रहे हैं, अगेंस्ट में है फिल्ट्रेशन की। और जो ये है यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो सपोज कर रहा है। तो जो नेट फोर्स हो गया, नेट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, या फिर नेट प्रेशर जो लग रहा है पूरा का पूरा एक्चुअल अमाउंट में जो प्रेशर लग रहा है वो हम इससे इन दोनों को माइनस कर देंगे, 60 - 15 - 20। तो दोस्तों ये आ जाएगा लगभग 29 है ये दोस्तों, 16 mmHg, 16 mmHg आ जाएगा दोस्तों ये। तो जो नेट प्रेशर लग रहा है, नेट ग्लोमेरुलर प्रेशर जो लग रहा है वो 16 mmHg है। तो यही जो है इन दोनों को ओवरकम करके इसके मतलब इसको सप्रेस कर देता है इन दोनों प्रेशर को, और आखिरकार ब्लड जो है वो फिल्टर होके बॉमेस कैप्सूल में आ ही जाता है। तो दोस्तों ये जो थे वो कुछ प्रेशर लगने जिनकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ। तो क्या हुआ कि ब्लड फिल्टर होके नेफ्रॉन में आ गया। अब जो GFR होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो ये कितना होगा, लगभग 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, या फिर 180 लीटर पर डे। GFR जो होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि कितना ब्लड 1 मिनट में
फिल्टर होके आ रहा है, यानी कि द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज टू बोमेन्स कैप्सूल पर मिनट, ये कहलाएगा GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। लिख भी दे रहा हूं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या फिर GFR, ये 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे, बोथ किडनी, ये दोनों किडनी से लगभग इतना फिल्ट्रेट एक दिन में बनता है, और इसमें से 99% जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। दोस्तों, GFR में जब कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उसके लिए भी मैकेनिज्म होता है, उसे ओवरकम करने के लिए, उस पर नॉर्मल लाने के लिए उसके लिए भी एक मैकेनिज्म होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, एफरेंट एट्रियोल और इफरेंट एट्रियोल के बीच में कुछ सेल्स होती हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, उन्हें हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। वो सिक्रेट करती हैं रेनिन। तो रेनिन क्या करता है, GFR को बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे ला देता है। रेगुलेशन ऑफ GFR के बारे में दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे, अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।